हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। यस, इन शॉर्ट क्विकली अपन विद इन एन 1 आवर के पहले ही अपना ये पूरा जो यूनिट है ये अपने को कवर करना है ना। ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का वीडियो जो है दैट इज मनी डिमांड के बारे में वो पोस्ट कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग अभी जाके पहले वो भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे उसकी लिंक आपको दे दूंगा एंड बाद में आप ये भी वीडियो देख सकते हो एंड ये भी पहले देख के आप वो बाद में देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में, है ना। तो चलिए सबसे पहला हमारा सवाल है दैट इज द सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो मनी सप्लाई का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, लोगों की जेब में कितना पैसा है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। अभी यहाँ पे बोला है कि विद द पब्लिक, सो यहाँ पे ये समझना जरूरी है सर ये पब्लिक का मीनिंग क्या निकलता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। तो इन्होंने पब्लिक का जो वर्ड है इस वर्ड को डिफाइन किया है कि इसके अंदर आपके सभी इकोनॉमिक यूनिट्स आ जाते हैं, यानी कि जो भी आपका हाउस होल्ड्स है, फर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, इन सबको मिला के अपन क्या बनाते हैं? पब्लिक इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इस इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे दो लोग नहीं आते। कौन नहीं आता? सर जो भी आपके प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है वो लोग इसमें कवर्ड होंगे क्या? नहीं होंगे, वो लोग हमारी पब्लिक के डेफिनेशन में नहीं आ रहे इस पॉइंट ऑफ डेफिनेशन के लिए। सर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन होता है? तो दो चीजें, दो लोग हैं जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। एक तो सबसे पहला जो आपका आरबीआई है ना। आरबीआई क्या करता है सर? आरबीआई नोट छापने का काम करता है ना। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो भी आपके लिए पैसे छापने का काम करती है, जैसा कि कॉइन्स हो गया या 1 रुपए का नोट हो गया, है ना। तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपकी जो लोकल बॉडीज है उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है वो यहाँ पे नहीं आएगा। साथ ही साथ जो भी आपका बैंक है, आरबीआई है, और जो भी आपके बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपके डिमांड डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट के जो भी सेविंग अकाउंट्स के जो भी डिपॉजिट्स लेने वाले ऐसे जो बैंक्स हैं उनके पास कितना पैसा है वो भी इसके डेफिनेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। यस, क्या बोल रहा हूं मैं कि बैंकिंग सिस्टम का जो भी पैसा है और जो गवर्नमेंट के पास में पैसा है वो हमारे मनी सप्लाई में कवर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर बैंक्स के पास में जो लोगों का पैसा है क्या वो इसमें कवर्ड हो जाएगा क्या? यस, अगर समझो मेरे सेविंग अकाउंट में मैंने कोई पैसा रखा है तो वो मनी सप्लाई का पार्ट बन रहा है ना, सेविंग अकाउंट के लिए। लेकिन अगर बैंक का कुछ पैसा कमाया हुआ है वो उसके पास है तो वो मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने को याद रखना पड़ेगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। यस, वाइल डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, अपने को ये याद रखना है कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स और मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। इंटर बैंक डिपॉजिट्स मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक में अगर कुछ पैसा रखा है तो वो भी मनी सप्लाई में आना नहीं चाहिए। प्लस गवर्नमेंट का जो भी पैसा है, गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है वो भी मनी सप्लाई में नहीं आएगा, और बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट में आने वाला, जो भी मनी सप्लाई है उसमें आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। ये अपने को इंपॉर्टेंटली याद रखना है ना सर। नेक्स्ट, मनी कैन बी डिफाइंड फॉर द पॉलिसी पर्पसेस एज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल असेट। सर मनी किसे बोला जाएगा? देखो, तो इस पॉलिसी पर्पस के लिए अपन मनी उसको बोलते हैं जो आपके क्या है सर? लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स है ना। द वेरिएशन इन द स्टॉक ऑफ विच कुड इंपैक्ट द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी चीजें जिनके चेंज में, जिनका अगर स्टॉक आप चेंज कर देते हो जिससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे क्या पड़ सकता है? असर पड़ सकता है। उन सब चीजों को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं, है ना। अभी आपने यहाँ पे डेफिनेशन किसका दिया? मनी का। सो जितने भी आपके लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स के अंदर आपने पैसा रखा है तो वो भी आपका मनी है, जिसके वेरिएशन से आपके एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या होता है? असर पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स सप्लाई ऑफ मनी एट एनी टाइम शुड बी मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम लेवल। मतलब अगर आपको इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा एट ऑप्टिमम, मतलब जो भी उसका मैक्सिमम लेवल है, जो भी उसका करेक्ट एक लेवल है वहां पे आपको इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सर फिर ये मेंटेन कौन करेगा? तो यहाँ पे रोल पड़ता है आपकी सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज। यस, फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट करती है और मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई करती है, इससे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या करते हो? अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अ प्री रिक्विजिट मतलब जरूरी क्या है फॉर अचीविंग दिस टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई। अभी अगर आपको मनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना है और ऑप्टिमम लेवल पे मनी सप्लाई मेंटेन करना है तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट जरूरी क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई का स्टॉक कितना है इसको एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा, और वो भी आपको बिल्कुल भी कैसे करना है सर? रेगुलर बेसिस पे करने का है। और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो कंट्री की चेक करनी है और उसके हिसाब से आपको पॉलिसीज बनानी चाहिए, सो दैट आपका जो भी मनी सप्लाई है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रखा
चले सो सर यहाँ पे अपने को बोला है व्हाट आर द रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, क्यों अपन मनी सप्लाई को मेजर करके चल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि यही दैट इज मॉनिटरी डेवलपमेंट्स का अपने को एनालिसिस करना है कि इंडिया के अंदर पैसों का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मॉनिटरी टर्म्स में इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इसका अपने को कॉज क्या है, इसका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इंडिया में जो मनी ग्रोथ हो रहा है ना इसका रीजन क्या है, ये अपने को पता करना है। इसलिए अपन क्या करते हैं सर, मनी सप्लाई को मेजर कर रहे हैं। दूसरा कि अपने को जो भी मॉनिटरी पॉलिसीज बनानी है वो डिपेंड करती है आपके मनी सप्लाई के ऊपर। अगर आपका मनी सप्लाई जो भी हमारा एक बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बराबर है तो आरबीआई कुछ भी स्टेप्स लेगा क्या, नहीं लेगा। लेकिन अगर समझो आपका जो मनी सप्लाई है उसमें कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रहा है क्या, नहीं, जिसमें आपका प्राइस स्टेबिलिटी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको मॉनिटरी पॉलिसीज लगानी पड़ेंगे। तो मॉनिटरी पॉलिसी कौन सी लगानी है, कब लगानी है, ये समझने के लिए क्या करना जरूरी है, मनी सप्लाई मेजर करना जरूरी है, राइट। तो ये दो रीजंस अपने को यहाँ पे दिए हैं फॉर मेजरिंग द मनी सप्लाई, कि अपने को मॉनिटरी पॉलिसीज लगानी है, कब लगानी है, कौन सी लगानी है, ये कब समझेगा, जब आप मनी सप्लाई को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, तब आपको समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पे समझना है दैट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या है। तो मनी सप्लाई के दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल बैंक जो आपका आरबीआई है जो नोट छापता है ना, तो वो मनी सप्लाई को डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट दूसरा मनी सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है आपके कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, कि जो भी मॉनिटरी पॉलिसीज आरबीआई ने बनाई है उसके ऊपर आपका जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मनी सप्लाई कितना होने वाला है, राइट। द सप्लाई रिस्पॉन्सेज ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री टू द चेंजेस इन द पॉलिसी वेरिएबल्स इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसीज में चेंज किए हैं उसको कमर्शियल बैंक्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका मनी सप्लाई क्या होगा। तो मनी सप्लाई के दो सोर्सेज है, एक है सेंट्रल बैंक, दूसरा है आपका कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स अपने को दिए अबाउट द मनी सप्लाई के बारे में, देखो। सर मनी सप्लाई जो है वो किस फॉर्म में होगा, सर मनी के फॉर्म में होगा। सो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी जो कि इशू किया गया है एक्सक्लूसिवली बाय द सोवेरियन। सोवेरियन मतलब कौन, सर जो आपका सेंट्रल बैंक है, राइट, जो आपका आरबीआई है उसने क्या किया है, करेंसी को इशू किया है जो कि क्या है, एक लीगल टेंडर मनी माना जाता है, राइट। वो अपने को यहाँ पे मनी कंसिडर करना है। सर मनी के अंदर क्या पेपर करेंसी आएगा क्या, यस। तो मनी का एक रिप्रेजेंटेटिव क्या है सर आज के डेट में, पेपर करेंसी है। और दूसरा क्या है सर, दूसरा है आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो आप लोन लेते हो, आप जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स लेते हो वो भी क्या है, वो भी एक मनी का ही पार्ट बना गया है ना। सर अभी जितना भी पैसा आरबीआई ने इशू किया है वो सारा ही पैसा किसकी लायबिलिटी है, सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी, क्योंकि उन लोगों ने इशू किया है ना। तो कोई भी पर्सन अगर कहीं पे पैसे दे रहा है तो जैसा अपन देखते हैं आरबीआई की नोट पे लिखा होता है कि राइट आई ओबे टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आरबीआई के गवर्नर साइन करके बोलते हैं कि यस आप अगर इतना पैसा दे रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सामने वाले को क्या करूंगा, उतना पैसा पे करने वाला हो, राइट। तो गवर्नर या आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, उस मनी को गारंटी दे रहा है ना। सो इसके लिए क्या बोला है कि ये सेंट्रल बैंक का क्या है सर, ये लायबिलिटी है। और जिस भी पर्सन के पास में ये पैसा होता है ना, ये मनी होता है, वो उसके लिए क्या माना गया है, असेट माना गया है, राइट। ये चीज अपने को यहाँ पे समझनी है ना, कि जो भी पैसा है वो सेंट्रल बैंक के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, और लोगों के लिए क्या है, वो असेट माना जाता है ना। सेंट्रल बैंक जो है वो सभी कंट्रीज के अंदर होती है और वो एम्पावर्ड है किसके लिए सर, करेंसी इशू करने के लिए और मनी सप्लाई का एक प्राइमरी सोर्स बनने के लिए, यस। अभी आरबीआई जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ऐसे हर एक कंट्री में क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस कंट्री के मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ना। जो भी करेंसी इशू किया जाएगा बाय द सेंट्रल बैंक उसको अपन क्या बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं। और इस फिएट मनी के लिए जो आरबीआई है उनके पास में क्या होगा सर, सपोर्टिंग रिजर्व्स अवेलेबल होंगे, यानी कि उनके पास में गोल्ड रखा हुआ होगा उतने वैल्यू का, या फिर उनके पास में उतने वैल्यू की क्या होगी, सिक्योरिटीज होगी, और इसका जो भी वैल्यू है उसको गारंटी किसने दिया है, गवर्नमेंट ने इसको गारंटी दिया हुआ होता है, राइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, करेंसी जो भी इशू किया जाएगा बाय द सेंट्रल बैंक, ये क्या है, लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक का और गवर्नमेंट का, और ये क्या है सर, इट इज मस्ट बी बैक्ड बाय द इक्वल वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये होना चाहिए अपन ने बोला। सेकंड मेजर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, तो वो आपका है कमर्शियल बैंक। तो जितना भी सप्लाई ऑफ मनी हो रहा है इन द इकोनॉमी के अंदर वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। मतलब सर जितना ज्यादा लोन कमर्शियल बैंक्स मार्केट में बांटते हैं ना, उतना ज्यादा मनी सप्लाई क्या होता है, क्रिएट होता है। मतलब
मतलब मैं अगर समझो बैंक मुझे लोन देगी, मैं उस पैसे को क्या करूंगा, कहीं ना कहीं खर्चा करूंगा, तो वो पैसा किसी और को मिलेगा, वो कहीं और जाके खर्चा करेगा, फिर और किसी को पैसा मिलेगा, फिर वो और कहीं खर्चा करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि जब मैं बैंक से लोन लेता हूँ, जितना ज्यादा क्रेडिट, जितना ज्यादा लोन बैंक क्रिएट करती है, उतना ज्यादा क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखने का है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब सर बोरिंग मतलब लोन लेना, लोगों से पैसे लेना और लोगों को पैसे लेंड करना यानी कि देना, इस ट्रांजैक्शन में बैंक से करती है सर मनी सप्लाई क्रिएट करती है। सो मनी क्रिएटेड, मनी सो क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, क्रेडिट मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन ऐसे, पैसे को क्रेडिट मनी भी अपन इसको बोलते हैं। अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ने जो है वो डिजिटल करेंसीज भी लॉन्च की है ना। पहले जो है वो इंडिया के अंदर कमोडिटी जो है वो एज अ मनी यूज किया जाता था, फिर मेटालिक करेंसी आया, यानी कि जो सोने के, चांदी के या कोई भी धातु के जो नाणे थे वो अपन यूज किया करते थे, जैसा शिवाजी महाराज के टाइम पे राज मुद्रा वगैरह हुआ करती थी, दैट इज मेटालिक करेंसी, ओके। उसके बाद में अपने पास क्या आया सर, पेपर करेंसी आया। पेपर करेंसी के बाद आज अपन कहाँ पे आ चुके हैं, डिजिटल करेंसी में आ चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे मनी भी डेवलप्ड हो रहा है, क्या, यस, है ना। और सेंट्रल बैंक ने क्या लॉन्च कर दिया है, डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर दिया है। सो आरबीआई डिफाइंस सीबीडीसी एज अ लीगल टेंडर अकिन टू पेपर करेंसी, मतलब पेपर करेंसी के जैसा ही, उसके इक्वल क्या है सर आपके पास में आज सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी भी अवेलेबल है, जिसकी लायबिलिटी कौन उठा रहा है, सेंट्रल बैंक जो है वो उसकी लायबिलिटी उठाने वाला है ना। जैसा कि अपन देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पे क्रिप्टो करेंसी जैसा एक डिजिटल करेंसी चलता है, वैसे ही इंडिया के अंदर भी इन्होंने लॉन्च किया, दैट इज सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, है ना। बट क्रिप्टो करेंसीज क्या है सर, वहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टनिटीज है ना, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है क्या इंडिया के अंदर, नहीं है ना। तो यहाँ पे वो इंडिया में उस चीज को अपन मनी नहीं मानते, ओके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एक लीगल टेंडर मनी नहीं है ना। फॉरेन में है तो वहां पे चलेगा, बट इंडिया में चलेगा क्या, नहीं चलेगा, राइट। टिल 1967-68 आरबीआई जो है वो क्या करता था सर, अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अबाउट द स्टॉक ऑफ मनी के बारे में, है ना, कि आरबीआई स्टॉक ऑफ मनी कैसे काउंट करता है, कि लोगों के पास में कितना पैसा है ना, मार्केट में कितना पैसा है, स्टॉक ऑफ मनी कितना है, ये फाइंड आउट करने को आरबीआई कुछ फॉर्मूलाज यूज करता है, तो वो अपने को डिस्कस करना है। सो 67-68 तक आरबीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ M1 को कैलकुलेट किया करता था, बाद में उन्होंने M3 को भी एडिशनली क्या किया, कैलकुलेट करना शुरू किया, है ना। सो स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है सर, इकोनॉमी के अंदर कैसे कैलकुलेट होता है, उसका एक सिंपली चार्ट यहाँ पे अपन ने बनाया है, तो इसको अपन पढ़ते हैं, देन इसके फॉर्मूलाज को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, चार चीजें होती है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। देखो, एक होता है सबसे पहला करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब सर कितना पैसा मार्केट में क्या हो रहा है, घूम रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन। सेकंड पॉइंट होता है दैट इज डिपॉजिट्स विद आरबीआई, है ना, लोगों ने या फिर बैंक्स ने, अपन तो डायरेक्टली आरबीआई के पास अकाउंट ओपन नहीं करते, तो अपनी जो भी बैंक है उसने आरबीआई के पास जो अकाउंट ओपन किया है, उसने जो पैसा आरबीआई के पास में रखा है, वो पैसा दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मनी, है ना। नेक्स्ट, अपन ने जो बैंक के पास में पैसा रखा है वो, प्लस जो पोस्ट ऑफिस के पास में अपने पैसा रखा है वो, इन चारों को मिला के क्या बनता है आपका स्टॉक ऑफ मनी बनता है। देखो, अभी जो आपका M1 है, M1 क्या है सर, M1 एक अलग चार चार फॉर्मूला दैट इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, है ना, मॉनिटरी सप्लाई जो है वो, अब मॉनिटरी एग्रीगेट्स, मनी एग्रीगेट्स या मॉनिटरी एग्रीगेट्स अपन इनको बोलते हैं। तो मॉनिटरी एग्रीगेट्स नंबर 1 क्या होगा सर, इसके अंदर आएगा जो भी फिजिकल कैश अवेलेबल है विद द पब्लिक के साथ में वो, प्लस आरबीआई के पास में जो भी डिपॉजिट्स रखा गया है, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई बाय द बैंक्स। मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, है ना। अपन क्या करते हैं, अपन बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर बैंक क्या करता है, उस पैसे का कुछ पार्ट जो उसको रिजर्व रिक्वायरमेंट बोल के रखना है, किसके पास, आरबीआई के पास, वो वहां पे मेंटेन करके चलता है, उसको यहाँ पे क्या बुलाया, दैट इज अदर डिपॉजिट्स, कैश रिजर्व रेशो। अपन ने जितना भी पैसा बैंक में रखा, उसका कुछ पोर्शन बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास में रखती है, दैट इज योर अदर डिपॉजिट्स, है ना, वो आपके M1 में आएगा। प्लस आपका जो भी है, बस यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो भी आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का पैसा है जो आपने बैंक के पास में रखा है, वो भी क्या है, वो भी आपका मनी सप्लाई का पार्ट बनता है, दैट इज योर M1, यानी कि फिजिकल कैश विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई और डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, ये तीनों को मिला के क्या बनता है, आपका M1 बनता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका M2। M2 क्या है सर, M2 के अंदर बस आपको ये तीन चीजें लेनी है, M1 प्लस आपको एक चीज करना है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्टल बैंक्स, है ना। तो यहाँ पे पूरा आपका क्या हो जाएगा, M2 कैलकुलेट हो जाएगा। देखो, M1 और M2 के अंदर अपन ने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को लिया है, प्लस जो भी आरबीआई के पास में अदर डिपॉजिट्स मेंटेन बैंक कर रहा है उसको अपन ने लिया है। देन यहाँ पे अपन बात करते हैं अबाउट द M3 की। M3 क्या है सर, M3 के अंदर आपको क्या करना है, तो जो भी M1 है आपको वो कंसिडर करना है, मतलब करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, वो आपको लेना है। प्लस आपको क्या करना है, अदर आपको टाइम डिपॉजिट जो भी है ना, वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। अभी सर टाइम डिपॉजिट्स मतलब
इसके अंदर आपका जो भी फिक्स अकाउंट डिपॉजिट है वो भी इसमें आ जाएगा क्या? यस, बिल्कुल भी आ जाएगा, राइट सर। बट यहाँ पे जब फिक्स अकाउंट डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो अपने को ये याद रखना है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के जो भी फिक्स अकाउंट डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे आते नहीं है, जस्ट 1 ईयर वाले जो है वही आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है सर। M4 में क्या आएगा? सो जितनी भी चीजें है ना, जो भी आपका M3 है वो प्लस आपका जो भी आपका टोटल डिपॉजिट्स है विद द पोस्ट ऑफिस वो भी यहाँ पे आ जाता है, राइट। ये सारे फॉर्मूलाज अपन ने यहाँ पे लिखे, देखो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बोलना, मैं उसका भी जो है वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि सर वी वांट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ मनी सप्लाई, राइट। क्या कमेंट करेंगे आप लोग? वी वांट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ मनी सप्लाई, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, राइट। चलो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज M1 मॉनिटरी मनी सप्लाई का मॉनिटरी एग्रीगेट क्या होता है ना। दैट इज क्या बोला? करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स विद द पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, करंट और सेविंग अकाउंट का जो भी डिपॉजिट्स है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जिसको अपन बोल रहे हैं दैट इज योर CRR, कैश रिजर्व रेशो, अपने को यहाँ पे कंसिडर करना है। प्लस M2 में क्या आएगा सर? M2 में आएगा आपका M1 प्लस सेविंग अकाउंट का जो भी डिपॉजिट्स है विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, वो यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है M3 में आएगा आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, है ना। टाइम डिपॉजिट्स मतलब सर आपका फिक्स डिपॉजिट वगैरह, प्लस आएगा आपका M4 क्या है सर? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना। अभी सर इतने फॉर्मूलाज क्या याद करने पड़ेंगे क्या? यस, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, बड़े ही इजी है, आपको बिल्कुल ये याद करके जाने हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट M1 M2 M3 M4, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, ओके। अभी इस फॉर्मूला को देख के अपने को कुछ चीजें और याद रखनी है, दैट इज पॉइंट क्या है सबसे पहला? दैट इज M1 सर, M1 को आरबीआई जो है वो एक नैरो मनी बोलती है, राइट। अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट द नैरो मनी तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? M1 को कैलकुलेट करोगे। और अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट द ब्रॉड मनी तो आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो? M3 आप कैलकुलेट करके आने वाले हो, यस। चलो क्या बोला है देखो, MU नोट्स यहाँ पे दिए हैं। MU नोट्स मतलब क्या सर? माय अंडरस्टैंडिंग, है ना। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि M1 क्या है सर? M1 आपका सबसे मोस्ट लिक्विड मॉनिटरी एग्रीगेट है। अगर सब जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द मोस्ट लिक्विड मॉनिटरी एग्रीगेट, तब भी आपको क्या कैलकुलेट करना है? M1 कैलकुलेट करके आना है, राइट। M1 को नैरो मनी बोलेंगे, M3 को ब्रॉड मनी अपन बोलने वाले हैं। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स आता है, और अदर डिपॉजिट्स में आपका CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो आता है, ठीक है सर। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या होता है? तो इंश्योरेंस का पैसा है, किसान विकास पत्र है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, मंथली इनकम प्लान है, ये सब उसमें आता है। बट अपने को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि गवर्नमेंट इसको 5 ईयर्स के लिए इशू करता है, और ये जो मॉनिटरी एग्रीगेट्स है ये सब आपके शॉर्ट टर्म के हैं, लॉन्ग टर्म के क्या नहीं है। तो इसमें शॉर्ट टर्म में जो लिक्विड पैसा है ना वो आपको कैलकुलेट करना है, मनी सप्लाई के लिए लिक्विड पैसा। जो इन्वेस्टेड होता है ना कहीं पैसा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, वो मनी सप्लाई का पार्ट बनता है क्या? नहीं, क्योंकि वो लिक्विड मनी नहीं है ना। वो क्या हो गया? वो आपका इलिक्विड हो जाए या फिक्स मनी है, ऐसा अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड मनी मार्केट यहाँ पे क्या है सर? ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, तो NSC को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। आरबीआई जो है वो हमेशा लीस्ट इंटरेस्टेड है इन M2 एंड M4, क्योंकि सर M2 M4 के अंदर अपन क्या लेते हैं? पोस्ट ऑफिस का सेविंग और पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं, या तो करंट डिपॉजिट्स वगैरह या फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं। क्यों इनको पसंद नहीं है? क्योंकि सर पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसलिए आरबीआई जो है वो M2 M4 पे ज्यादा फोकस नहीं करता। आरबीआई को M1 और M3 इन दोनों से ज्यादा बड़ा ही लगाव है, राइट। सो टोटल मनी स्टॉक इन इंडिया इज M3 नॉट M4, है ना। तो हमेशा आरबीआई क्या कैलकुलेट करने बोलेगा आपको? M1 या M3 ही कैलकुलेट करने को बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो अच्छे से अपने को ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे अगर आप कमेंट करोगे तो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स भी दिए गए हैं। एक्चुअली जो मॉड्यूल का कंटेंट है वहां पे ये इन्होंने नहीं बताया, बट जो समरी वाला पार्ट है ना वहां पे इन्होंने ये पार्ट बताया, व्हाट आर द न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स। तो 3 नए फॉर्मूलाज इन्होंने दिए अगेन अपने को मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला NM1, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, जो भी करेंसी प्लस कॉइन्स है विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स है विद द बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, यानी कि सेम जैसा आपका M1 है वैसा ही आपका क्या है NM1 भी है, ओके। नेक्स्ट 2 फॉर्मूलाज अपने को इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे नई चीजें इन्होंने ऐड करी है, ठीक है। सो NM2 क्या होता है? NM2 इज NM1 जो ऊपर बोला है वो, प्लस टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स, मतलब सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर भी अगर कुछ टाइम लायबिलिटीज का पोर्शन है तो वो लेंगे, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कुछ भी इशू किए गए हैं तो वो लेंगे, प्लस टाइम डिपॉजिट्स है जो कि 1 ईयर के अंदर मैच्योर होने वाले तो वो लेंगे, और इसमें से माइनस करना है आपको FCNR डिपॉजिट्स। अभी सर ये क्या होता है समझो, देखो सबसे पहला पॉइंट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। आजकल क्या हो चुका है? आजकल एक फ्लेक्सी डिपॉजिट नाम का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जहां पे आप आपके सेविंग बैंक अकाउंट के साथ में एक फीचर ऐड कर सकते
सकते हो कि अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बैलेंस हो जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस है ना वो सारा ही कहां पे चला जाएगा, फिक्स डिपॉजिट्स के नाम पे अलग से सेव कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपेयर टू योर सेविंग डिपॉजिट्स, है ना। सर अभी ये करवाना पड़ता है क्या, नहीं, एक बार अगर आपने फीचर चालू कर दिया ये ऑटोमेटिकली बैंक का सिस्टम ही खुद से करता है ना। तो जैसा अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो कि कोटक बैंक के क्या किया आपने कि आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस जब भी 1 लाख के ऊपर चला जाए तो आपने क्या बोला कि क्या कर देना, इसका जो है आप टाइम लायबिलिटीज यानी कि फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर देना। तो जैसे ही आपका लेट से 1.5 लाख रुपए बैलेंस हो जाता है किसी दिन, तो 50,000 रुपए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला 1 लाख के ऊपर जितना पैसा रहा सारा ही क्या कर देना, सारा ही जो है वो आपकी टाइम लायबिलिटीज में डाल देना। तो ये जो पैसा है ये बहुत लिक्विड है, क्यों, क्योंकि जब भी आपको पैसा चाहिए आप इसको विद इन अ मिनट वहां से रिडीम करवा सकते हो क्या, यस। इसके लिए आपको कोई मैच्योरिटी फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, जब भी आपको पैसा चाहिए होगा आप डायरेक्टली पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए इसको भी अपन क्या मान रहे हैं, लिक्विड मनी ही मान रहे हैं, है ना। ये है वैसे तो फिक्स डिपॉजिट, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ नथिंग बट व्हाट, योर सेविंग डिपॉजिट्स। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन इसको जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कंसिडर कर रहे हैं। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, सो कमर्शियल बैंक्स जब भी कोई भी डिपॉजिट अगर इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट्स को जो भी एक फिक्स डिपॉजिट के लिए कुछ सर्टिफिकेट इशू करती है ना, एट अ कूपन रेट, तो वो अपन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में कंसिडर करते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाएगा क्या, नहीं दिया जाएगा, है ना। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 1 लाख रुपए का होता है, टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का होता है ना, उससे ज्यादा नहीं होता है। और ये कब से शुरू हुआ है सर, 1989 से ये अपन ने शुरू किया है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी 1 साल का ही है, शॉर्ट टर्म है, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे उसको शॉर्ट टर्म में लिया है। प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट्स है मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अगर आपका कोई भी एफडी मैच्योर होने वाला है तो भी वो क्या होगा, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स 2 के अंदर आने वाला है। प्लस थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो आपको माइनस करना है वो क्या है सर, एफसीएनआर डिपॉजिट्स, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल बैंक अकाउंट, जो आप फॉरेन रेसिडेंट्स जो है ना, जिसको अपन नॉन रेसिडेंट इंडियंस है ना ऐसा बोल सकते हैं, एनआरआई जो है, ओके, वो एनआरआई जो है ना इंडिया के जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो लोग जो है वो इंडिया के अंदर ऐसा एक फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, जिसके अंदर वो लोग क्या करेंगे सर, वो लोग अपना फॉरेन से कमाया हुआ पैसा इंडिया में लेकर क्या कर रहे हैं, सेविंग करने वाले हैं। क्यों कर रहे सर ऐसा, देखो होता क्या था कि इंडिया के जो लोग बाहर पैसा कमाते हैं वो वहां पे सेविंग कर रहे थे, बट वहां पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा ही कम मिल रहा था, है ना। तो इंडिया को भी फॉरेन करेंसी की जरूरत थी, तो हमारे जो रघुराम राजन जी थे, है ना, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर ऐसा एक डिपॉजिट ओपन किया कि जो भी हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो लोग इंडिया में लाके अपना जो सेविंग पैसा है फॉरेन करेंसी उसको इंडिया में लाके सेव करो। इससे क्या होगा, इससे उन लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, प्लस इंडिया को फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी मिल जाएगा, राइट। इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये अकाउंट ओपन करवाने लगा है ना। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है इंडिया के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो आ रहा है ना। अभी ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये अपने को आपके नॉन मॉनेटरी कि मनी एग्रीगेट्स में कंसिडर करना है क्या, नहीं, क्योंकि ये पैसा इंडिया का लीगल टेंडर मनी नहीं है, ये पैसा बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिटेड है, तो यहाँ पे ये आपके क्या डिपॉजिट्स विद बैंक में आ जाएगा क्या, यस, है ना, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक में आ जाएगा क्या, यस। लेकिन ये पोर्शन अपने को जो है वो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी है और ये इंडिया का मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया में लीगल टेंडर है क्या, नहीं है। इसलिए अपने को यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ऐसा अगर कुछ भी पैसा आपके बैंक में है या फिर, तो उसको अपने क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। दैट इज एनआरई अकाउंट जिसको बोलते हैं, दैट इज नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, जो इंडिया के अंदर ओपन किए जा रहे हैं बाय द एनआरआई, है ना, जिसमें आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे जो भी पैसा है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ऐसा डिपॉजिट्स है उसको आपको माइनस करना है, क्योंकि ये इंडिया के मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट अपने को याद करना है, दैट इज एनएम3। एनएम3 क्या होता है सर, एनएम2 जो आपका है ये सब, प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट्स है जो कि मैच्योर होने वाले हैं 1 साल के अंदर, नॉट मोर देन ओवर 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम डिपॉजिट है लेकिन 2 साल से ज्यादा का है क्या, नहीं है। प्लस जो भी कॉल बोरोइंग है बैंकिंग सिस्टम की, कॉल बोरोइंग मतलब सर एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को कुछ टाइम के लिए कुछ लोन दे रहा है ना, कॉल बोरोइंग वगैरह कर रहा है, तो वो भी क्या है सर, एनएम3 का पार्ट यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मनी है जो अपन बैंकिंग सिस्टम से ले रहे हैं क्या, यस। तो वो यहाँ पे एनएम3 के अंदर अपन कंसिडर करते हैं। ये अगेन 3 फॉर्मूलाज है, वैसे तो समरी में दिया है बट अपने को पढ़ के जाना चाहिए। सर कॉल बोरिंग्स लेस देन अ डे टू 15 डेज, जनरली बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई और राइट दूसरे बैंक से ना, इंटर बैंक कॉल बोरोइंग अपन इसको बोल सकते हैं। मतलब एक बैंक या तो आरबीआई से लोन लेगा या तो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा। कितने दिन के लिए सर, 1 दिन से लेके 15 दिन के लिए यहाँ पे अपन लोन ले सकते हैं, दैट इज कॉल बोरिंग, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पे समझना है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, है ना। तो मनी सप्लाई के दो डिटर्मिनेंट्स है, एक तो एक्सोजीनियसली बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब सर एक्सटर्नली सेंट्रल बैंक जो है उसको डिसाइड करेगा कि मनी सप्लाई कितना होता है, प्लस इंडोजीनियसली यानी कि इंटरनल इंटरनल अगर कोई रीजन है तो वो क्या है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी के अंदर होने वाली अलग अलग जो एक्टिविटीज है उससे भी आपका मनी सप्लाई डिटरमाइन होता है। सर व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, है ना, जैसा कि करेंसी डिपॉजिट रेशो है या जो इंटरेस्ट रेट है, ओके, ये सारी चीजें क्या है सर, ये सारी जो है वो इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिससे क्या होता है आपका मनी सप्लाई डिटरमाइन होता है। और एक्सोजीनियसली सेंट्रल बैंक कितना पैसा इशू करता है इससे भी मनी सप्लाई डिसाइड कर सकता है। तो इंडिया में मनी सप्लाई डिसाइड करने को ना अपन मनी मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। जनरली मनी मल्टीप्लायर से अपन इंडिया में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे अपने को समझना है सर व्हाट इज द रिजर्व मनी, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। ये तीनों चीजें वैसे तो एक ही है, कुछ भी अलग है नहीं, बस ये तीनों चीजें का मतलब क्या है सर, आरबीआई ने कितना पैसा इशू किया है, आरबीआई ने कितना पैसा छापा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। तीनों भी एक ही चीज है ना। सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजर्व मनी, है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है मतलब लोगों के पास में कितना पैसा है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, मतलब बैंक ने आरबीआई के पास में कितना डिपॉजिट रखा है खुद का पैसा, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई यानी कि लोगों का कितना पैसा उन्होंने आरबीआई के पास रखा है, इन सबको मिलके क्या बनता है आपका आरएम, रिजर्व मनी बनता है, यानी कि आरबीआई का छापा हुआ पैसा। देखो आरबीआई का छापा हुआ पैसा कहाँ रहेगा, या तो लोगों के पास में रहेगा या तो बैंक्स के पास में रहेगा, दैट्स इट, है ना। तो इसके लिए क्या बोला है, करेंसी इन सर्कुलेशन, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, प्लस बैंकर ने जो भी डिपॉजिट आरबीआई के पास रखा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट जो भी आरबीआई के पास जमा है वो, इन सब का मिला के क्या बनता है आपका रिजर्व मनी बनता है, दैट इज हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। तीनों का मतलब क्या है सर, आरबीआई ने कितना पैसा प्रिंट किया है, आरबीआई ने कितना पैसा छापा है, वो क्या है, वो आपका है रिजर्व मनी या वो है आपका हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस अपन उसको बोल सकते हैं। राइट, चलो यस, आधा घंटा होने आ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है, अपना मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर हो चुका है। बढ़ते आगे, दैट इज मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है इसको समझने के लिए, है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अपने को पता करना है कि मनी मल्टीप्लायर के हेल्प से आप मनी सप्लाई कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, दैट इज मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। अभी देखो जो कैपिटल एम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई, स्मॉल एम को अपन क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, और एम बी कैपिटल में जिसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी बेस, है ना। तो मतलब क्या है सर, मनी मल्टीप्लायर क्या रिप्रेजेंट करता है, मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है कि आरबीआई ने छापा हुआ पैसा कितने टाइम्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है या बढ़ते रहता है या एक हैंड से दूसरे हाथ में शिफ्ट होते रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। राइट, चलो क्या बोला है देखो, व्हेन वेयर एम ये हो गया अपना, फॉर अबव इक्वेशन वी कैन डिराइव मनी मल्टीप्लायर एज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है सर, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस, आरबीआई ने कितना पैसा छापा और आरबीआई ने छापा हुआ पैसा आगे जाके कितना बन गया, इन दोनों का रेशो अगर आप निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, मनी मल्टीप्लायर मिल जाएगा। So money multiplier is the ratio that relates the changes in money supply to a given change in मॉनेटरी बेस, यानी कि मनी सप्लाई में कितना चेंज आया और मॉनेटरी बेस में कितना चेंज आया है, इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मनी मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर सिंपली ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आरबीआई का छापा हुआ पैसा कितने टाइम्स आगे जाके मनी सप्लाई क्रिएट करने वाला है, नंबर ऑफ टाइम्स वो कितना बन जाता है उसको अपन मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। राइट, कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, चलो यस, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच जो है टू मनी सप्लायर, ये प्रोपाउंड यानी कि बताया किसने गया, दैट इज मिल्टन फ्रेडमन और एना स्विट्जवर्ट्स, इन्होंने जो है 1963 के अंदर अपने को ये बताया, दैट इज मनी मल्टीप्लायर अप्रोच के बारे में। तीन पॉइंट्स को इन्होंने, तीन फैक्टर्स को इन्होंने कंसिडर किया जिससे ये लोग मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर इन्होंने बोला दैट इज स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, कि आरबीआई कितना पैसा छापती है उससे आपका मनी मल्टीप्लायर डिफाइन हो सकता है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू द डिपॉजिट्स, बैंक के पास में लोग कितना पैसा रिजर्व रखते हैं कंपेयर टू द डिपॉजिट्स, मतलब सर बैंक को कितना डिपॉजिट्स मिला और उसका कितना पोर्शन उन्होंने सेंट्रल बैंक के पास में रिजर्व रखा है, इससे भी आपका क्या होता है, मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन होता है। प्लस करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना पैसा लोग अपने पास में करेंसी होल्ड करते हैं और कितना पैसा लोग बैंक के पास में डिपॉजिट रखते हैं, इसके रेशियो से भी आप क्या कर सकते हो, मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, चलो इसकी बात अपने को करना है। देखो वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा है कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या। देखो एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, अज्यूम करो कि आपके पास में इंडिया के अंदर जो रिजर्व रेशियो है वो कितना है, 10% है ना, और आपके पास में डिपॉजिट्स कितना आ गया, 1,000 रुपए का डिपॉजिट्स आया बैंक के अंदर। तो बैंक क्या करेगा, उसका जो 10% है वो 100 रुपए कहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, आरबीआई के पास में रखेगा, और 900 रुपए का वो क्या कर देगा आगे जाके
लोन दे देगा। फिर 900 रुपए वो पर्सन क्या करता है जिसको लोन मिला है, दैट इज मिस्टर ए, वो अपने बैंक को देता है, ये लो 900 रुपए मेरे पास, मैं आपके पास में रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने ये कहीं से लाए हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक इस डिपॉजिट्स का अगेन 90% ऑफ द अमाउंट क्या करता है, किसी और को लोन दे देता है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक क्या करता है, लोन देता है। जितना पैसा आया उतना पैसा सामने वो क्या करेगा, बांटेगा। कितना? उसमें से पोर्शन रख के उसका जो भी रिजर्व रिक्वायरमेंट है उतना रख के, यानी कि 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट है, उसने उसने उतना रख लिया, और 90% यानी कि 810 रुपए उसने किसी और को दे दिया। फिर वो मिस्टर भी क्या करेगा, मिस्टर भी अगेन अपने बैंक के पास में जाएगा, 810 रुपए वहां डिपॉजिट करेगा, फिर उसका बैंक अगेन उस डिपॉजिट पे क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, लोन क्रिएट कर देगा। और ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल ऐसे ही क्या होता है, चलते रहता है। दिस साइकिल विल गो ऑन, और बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल इनिशियल अमाउंट जो 1000 रुपए आर पहले यहाँ पे लोन दिया गया था बैंक, द बैंक वो आगे जाके टोटल कितने का क्रेडिट कर चुका है, क्रिएट, दैट इज 10,000 का क्रेडिट उसने क्रिएट कर दिया है। कैसे पता चलेगा सर? तो ये फॉर्मूला आपका है, दैट इज योर मॉनिटरी बेस डिवाइडेड बाय योर मनी मल्टीप्लायर, है ना, दैट इज रिजर्व रेशियो अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, इससे ही आपने को पता चलता है। ओके, चलो अभी बात करते हैं सर, जो भी वर्किंग है वो वर्किंग कैसे होगा मनी सप्लाई का, और किस किस वजह से उस पर इंपैक्ट होता है। तो 3 इंपैक्ट अपने को यहाँ पे देखना है कि सेंट्रल बैंक का बिहेवियर कैसा है, कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कैसा है, और पब्लिक का बिहेवियर कैसा है। इस पे डिपेंड होता है कि आपका मनी सप्लाई या मॉनिटरी बेस कैसा, मनी मल्टीप्लायर कैसा होने वाला है। राइट, चलो सबसे पहले बात करते हैं सर बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है। देखो, सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबल क्या है कि उनको क्या करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है मॉनिटरी बेस को, इंडिया के अंदर जो भी है, इकोनॉमी के अंदर जो भी है। क्योंकि अगर मॉनिटरी बेस बढ़ जाता है तो इससे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आरबीआई ज्यादा पैसा छापेगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसे का सप्लाई भी क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। अगर इसका उल्टा कि जब मॉनिटरी बेस यानी कि आरबीआई पैसा कम छापने लगेगा तो इसका जो सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल बात है क्या? यस। तो सेंट्रल बैंक जब ज्यादा पैसे छापता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सेंट्रल बैंक जब पैसा कम छापने लगता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इसका मतलब वही है कि जब भी आपका मॉनिटरी बेस है, मॉनिटरी बेस बोलो या आपका जो भी हाई पावर्ड मनी बोलो, आरबीआई पैसा कम छापेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। आरबीआई ने पैसा ज्यादा छापा, मनी सप्लाई भी बढ़ गया। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मॉनिटरी बेस और आपके मनी सप्लाई के अंदर, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। या फिर मनी मल्टीप्लायर और आपका जो भी मनी सप्लाई है इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा पैसा छपेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका मनी सप्लाई होने वाला है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अभी कमर्शियल बैंक्स का बिहेवियर क्या है, तो जो भी मॉनिटरी पॉलिसीज आरबीआई ने लॉन्च करी है उसके ऊपर कोई भी बैंक कैसे रिएक्ट करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स का बिहेवियर, है ना। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है अपने मनी को, जो भी उन्होंने मनी एक्सेप्ट किया है उसको वो लोन में कन्वर्ट कर देती है। बट वो कभी भी पूरा कन्वर्ट कर सकती है क्या? नहीं। तो पूरा वो लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि सर कभी भी लिक्विडिटी का जो रिस्क है वो आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, है ना। तो लिक्विडिटी रिस्क ना आ जाए इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे एक डिपॉजिट का जो अमाउंट है ना वो मेंटेन करके चलते हैं, जिससे लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आने चाहिए, है ना। यस, ये यहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ रिजर्व मेंटेन करते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स कीप सर्टेन पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स एंड ओनली लेंड द बैलेंस अमाउंट एज लोन। मतलब सर अगर 1000 रुपए उनके पास में आए हैं तो जो भी आरबीआई का रिजर्व रिक्वायरमेंट है उतना पैसा वो लोग अपने पास में रिजर्व रखेंगे या फिर आरबीआई के पास में रिजर्व रखेंगे, और बचा हुआ पैसा ही क्या करेंगे, वो लोगों को लोन में बांटेंगे। पूरा पैसा कोई भी बैंक कभी भी लोन बांटेगी क्या, नहीं बांटेगी। अगर पूरा पैसा लोन बांट दे तो बैंक क्या हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी। राइट, तो ये यहाँ पे नहीं किया जाता, है ना। अल्सो प्रैक्टिकली क्या बोला है, देखो कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, एक बहुत ही कॉशियसली अपना रोल प्ले करती है और कुछ पोर्शन अपने पास में रिजर्व्स के फॉर्म में रखती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड। मतलब लॉस के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड है वो रिजर्व अपन यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। प्लस बहुत सारे बैंक्स ऐसा भी करते हैं कि एक्सेस देन द रिक्वायर्ड, मतलब जितना बोला गया है ना उससे थोड़ा ज्यादा ही वो लोग क्या करते हैं अपने पास में जो एक रिजर्व है वो मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी इशू आने चाहिए क्या, नहीं आने चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेस रिजर्व बोलते हैं, है ना। मतलब एक होता है जो भी आरबीआई ने बोला है उतना रिजर्व मेंटेन करो, प्लस कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो बैंक खुद के मन से क्या करती है, रिजर्व के फॉर्म में अपने पास में रखती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस रिजर्व बोलने वाले हैं। और जितना आरबीआई ने बोला है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व अपन उसको बोलते हैं। देखो रिक्वायर्ड रिजर्व यहाँ पे आपको डिनोट किया जाएगा बाय द स्मॉल आर, और एक्सेस रिजर्व आपको डिनोट किया जाएगा बाय द स्मॉल ई, ठीक है। यस, क्या बोला है देखो,
मोर रिजर्व्स वुड मीन लेस लेंडिंग ऑफ मनी। मतलब सर जितना ज्यादा पैसा आरबीआई बैंक जो है वो अपने पास में रखेगी उतना कम वो आगे क्या कर सकते हैं, लोन बांट सकते हैं, और जितना कम वो आगे जाके लोन बांटेंगे उतना कम क्या होगा सर, मनी सप्लाई होने वाला है ना। फ्यूअर रिसोर्सेस वुड मीन मोर लेंडिंग। मतलब जितना कम रिसोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, लेंडिंग होगा, और जितना ज्यादा लेंडिंग होगा उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ने वाला है, मनी सप्लाई बढ़ने वाला है। सिंपल भाषा में अपने को ये याद रखना है कि जितना ज्यादा आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा रिजर्व कोई भी बैंक मेंटेन करती है उतना कम क्या होगा उसका लेंडिंग होगा, उतना कम वो लोन बांट सकता है, और फिर आपका मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना कम वो लोग आपके पास में जो है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करके चलेंगे उतना ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, लोन बांटेंगे, और उतना ज्यादा आपका क्या होगा, मनी सप्लाई होने वाला है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर 1,000 रुपए उनके पास में आए हैं, उसमें से वो लोग 100 रुपए का अगर रिजर्व रखते हैं तो 900 रुपए क्या कर सकते हैं, लोन बांट सकते हैं। अगर वही 1,000 रुपए उनके पास में आए, उन्होंने सिर्फ 500 रुपए अपने पास में रखे, तो वो कितना लोन बांट सकते हैं, 9,500 का, सॉरी 950 रुपए का क्या कर सकते हैं वो लोग यहाँ पे लोन बांट सकते हैं। 950 का, सॉरी 9.5 मत बोलो, 950 का वो लोग क्या कर सकते हैं, लोन बांट सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा लोन बढ़ेगा उतना ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट होगा, और जितना कम लोन बढ़ेगा उतना क्या होगा, आपका कम मनी सप्लाई क्रिएट होने वाला है ना। तो यहां से अपन क्या समझ सकते हैं सर, जो भी आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट है और जो भी आपका मनी सप्लाई है, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपका रिजर्व ज्यादा हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर आपका रिजर्व कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ज्यादा होने वाला है। तो इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे आपके रिजर्व्स में और मनी सप्लाई में अपने को दिखाई दे रहा है। ओके यस, क्या बोला है देखो, लेंडिंग ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, है ना। दूसरी चीज क्या बोली कि मार्केट इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना लोन दोगे, है ना। अगर समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोन का बहुत ज्यादा है, मतलब बैंक अगर लोन देगी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकती है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देगी और ज्यादा ज्यादा क्या करना चाहेगी, लोन बांटना चाहेगी, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा क्या, यस, इनकम जनरेट होगी क्या, यस। तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला है कि अगर समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का बहुत ज्यादा है तो बैंक क्या करेगा सर, बैंक जो है वो टेम्प्टेड, मतलब वो लोन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ज्यादा लोन बांटने वाले क्या, यस, और इससे आपका मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा क्या, यस, और रिजर्व क्या हो जाएंगे सर आपके, कम हो जाएंगे। इसका उल्टा कि अगर समझो फॉल इन द इंटरेस्ट रेट हो जाए, यानी कि लोन का इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, अभी ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या लोन पे, नहीं, तो ऐसे टाइम पे बैंक क्या करते हैं, बैंक भी लोन कम बांटते हैं, और जब लोन कम बांटेंगे, ज्यादा रिजर्व अपने पास में रखेंगे, तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा सर आपका, फॉल होने वाला है। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंटली क्या करना है सर, समझने का है। ओके चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है देखो, यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट और आपका जो मनी सप्लाई है इसके अंदर रिलेशनशिप कैसा है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो मनी सप्लाई ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, अगर बैंक को डर है कि डिपॉजिट्स का आउटफ्लो अगर बढ़ जाएगा, है ना, इससे क्या हो सकता है, इससे अपना जो है वो नुकसान हो सकता है ना। इफ बैंक्स फियर दैट डिपॉजिट आउटफ्लोज आर लाइकली टू इंक्रीज, so it is expected deposit outflows increase, they will want more assurance against his possibility एंड विल इंक्रीज द एक्सेस रिजर्व रेशो। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो पैसा मांगने के आने वाले हैं, है ना, बहुत ज्यादा लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पे उनको क्या करना पड़ता है, ज्यादा रिजर्व्स मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। जब ज्यादा रिजर्व्स उन लोगों को मेंटेन करके चलने पड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। और वही अगर बैंक को ऐसा लग रहा है कि अभी ज्यादा आउटफ्लो होना नहीं है, बहुत सारे लोग लोन पैसा मांगने को आने वाले क्या नहीं, तो उस टाइम पे बैंक क्या कर सकता है, बैंक ज्यादा पैसा जो है वो आपके पास में रखेगा क्या, नहीं रखेगा, बैंक पूरा ही पैसा क्या कर देगा, लोन बांट देगा, और इससे आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा क्या, यस। देखो इंपॉर्टेंटली क्या बोला है, अगर समझो बैंक को लग रहा है कि लोग ज्यादा डिपॉजिट आउटफ्लो हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, अपने पास में ज्यादा रिजर्व मेंटेन करके चलेगा, इंक्रीज द एक्सेस रिजर्व रेशो, है ना, इससे आपका मनी सप्लाई कम हो जाता है। इसका उल्टा अगर लोन को लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि आउटफ्लो ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा, तो इससे वो लोग क्या करेंगे, अपने पास में जो होल्डिंग ऑफ एक्सेस रिजर्व है उसको रिड्यूस कर देंगे, और कम से कम रिजर्व मेंटेन करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो लोग, लोन बांटने वाले, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है ना, तो यहाँ पे रिलेशनशिप यही बात कर रहा है कि अगर उनको लगता है ज्यादा डिपॉजिट आउटफ्लो हो जाएगा तो मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अगेन कम हो जाएगा, है ना, और रिजर्व बढ़ जाएगा। और वही अगर समझो उनको लग रहा है कि ज्यादा डिपॉजिट आउटफ्लो होना नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, कम रिजर्व मेंटेन करेंगे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। ये है आपका बिहेवियर ऑफ द कमर्शियल बैंक, है ना। तीन बिहेवियर के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द रिजर्व रेशो, दैट इज अबाउट द इंटरेस्ट रेट, एंड अगेन डिपॉजिट आउटफ्लो का एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में, है ना, यस।
थर्ड बिहेवियर अपने को यहाँ पे बात करना है, दैट इज बिहेवियर ऑफ पब्लिक, कि लोग जो है वो कैसे बिहेव करते हैं और उसके बिहेवियर से कैसे आपका मनी सप्लाई पे असर पड़ता है। लोगों के बिहेवियर के अंदर अपन इंपॉर्टेंटली बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द करेंसी रेशो, है ना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी रेशो? करेंसी रेशो इज नथिंग बट व्हाट, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, है ना। लोगों के पास जितना भी पैसा है उसमें से कितना पैसा वो लोग अपने पास में इन कैश होल्ड कर रहे हैं और कितना पैसा वो लोग डिपॉजिट करते हैं, इसका रेशो जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसको अपन क्या बोलता है, करेंसी डिपॉजिट रेशो। और इससे पता चलता है कि आपका मनी सप्लाई कितना होगा, है ना। देखो एग्जांपल दिखा है ना। इफ आउट ऑफ ₹100 एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है सिर्फ ₹70, है ना, बैंक के अंदर, और बाकी जो है वो क्या करता है, अपने पास में होल्ड करता है एज अ कैश, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, द इंटायर करेंसी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द डिपॉजिट। पूरा ₹100 डिपॉजिट में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं। ओके, क्या हुआ, आपके पास ₹100 है, आपने ₹70 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ₹30 आप आपके पास में होल्ड करके चल रहे हो। क्यों? क्योंकि सर कभी भी पैसा लग सकता है ना, पैसे की जरूरत आ सकती है, तो आप क्या करोगे, उस पैसे का खर्चा कर सकते हो इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या है, अगर समझो जो भी आपका करेंसी रेशो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका मतलब पीपल क्या कर रहे हैं, आपके पास में पैसा ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे एक करेंसी डिपॉजिट रेशो कितना आएगा, अगर आपने मैं सवाल की बात करूँ तो वो होगा 30/70। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कम पैसा होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका मतलब आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या है सर, कम है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, अभी सोचो हो क्या रहा है कि अगर समझो लोग अपने पास में जो है वो पैसा क्या करेंगे, ज्यादा होल्ड करके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कम पैसा जो है वो क्या करेंगे, बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स डालेंगे, बैंक में पैसा कम भरेंगे। इससे होगा क्या, इससे बैंक के पास में पैसा कम आएगा और बैंक आगे जाके लोन भी कितना दे सकता है, कम दे सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंटली अपने को समझना है कि लोग अगर अपने पास में करेंसी ज्यादा होल्ड करेंगे, कैश ज्यादा होल्ड करेंगे और बैंक में पैसा डिपॉजिट कम करेंगे, इससे होगा क्या, इससे जो है आगे मनी सप्लाई भी कम क्रिएट होगा, क्योंकि जब बैंक के पास में डिपॉजिट कम आएगा, बैंक लोन भी कितना बांट सकता है, कम ही बांट सकता है। ओके, हेंस द बैंक विल हैव लेस मनी फॉर द लेंडिंग। इससे क्या होगा, इससे आपका जो मनी सप्लाई है वो फॉल हो जाएगा। इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या है सर, अगर समझो लोग अपने पास में पैसा कम रखेंगे और ज्यादा डिपॉजिट्स रखेंगे, इसका मतलब क्या है, आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो ज्यादा है ना, कम है सॉरी, करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या है, कम है, कि लोग कम करेंसी रख रहे हैं और ज्यादा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे बैंक के पास में डिपॉजिट्स ज्यादा आते हैं और बैंक आगे जाके लोन भी कितना दे सकता है, ज्यादा, फिर इससे मनी सप्लाई भी कितना हो जाएगा आपका, ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे अपने को क्या समझना है कि करेंसी डिपॉजिट रेशो और आपका जो मनी सप्लाई है, इसका अगेन जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स है। जब आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो जो है वो कम हो जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और जब करेंसी डिपॉजिट रेशो ज्यादा हो जाएगा तो मनी सप्लाई कितना हो जाएगा आपका, कम होने वाला है। यस, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ना, दैट इज बिहेवियर विद द पब्लिक, ये खत्म हो जाता है। ओके, देन यहाँ पे अपन ने कुछ फॉर्मूलाज है, तो ये फॉर्मूलाज मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रखे हैं, जो आप भी खुद से पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को यहाँ पे समझना है, दैट इज अबाउट द क्रेडिट मल्टीप्लायर, और इसके कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप लोगों को इन फॉर्मूलाज का कोई भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमको जो है वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाओ, तभी मैं आपको ये समझाऊंगा, है ना, तभी ये फॉर्मूलाज वगैरह मैं आपको हमें डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट यहाँ पे जैसा मैंने बोला है, देखो देखो दो पॉइंट होते हैं, होता है एक्सेस रिजर्व, दूसरा होता है रिक्वायर्ड रिजर्व। अगर समझो कोई भी बैंक एक्सेस रिजर्व बहुत ज्यादा मेंटेन करने चलेगी, है ना, मतलब सर जितना भी टोटल रिजर्व है, जितना भी आरबीआई ने बोले वाला रिजर्व है वो होता है आपका रिक्वायर्ड, और उससे ज्यादा आपने मेंटेन किया तो वो गया एक्सेस। अगर आपका एक्सेस रिजर्व ज्यादा है, इसका मतलब आपका मनी सप्लाई कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही अगर आपका एक्सेस रिजर्व कम है तो मनी सप्लाई कितना हो जाएगा, ज्यादा होने वाला है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, यस सर। अभी एक्सेस रिजर्व कोई भी बैंक ज्यादा कब मेंटेन करता है, जब उनको लिक्विडिटी चाहिए होगा, जब उनको मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलने लगा है लोन के ऊपर, तब वो एक्सेस रिजर्व ज्यादा मेंटेन करते हैं। और जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए एक्सेस रिजर्व को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और मार्केट में क्या करते हैं, ज्यादा लोन बांटने लगते हैं। ओके, ये सारे रिलेशनशिप्स इन शॉर्ट आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। ये जो पीडीएफ है, इसका जो नोट्स का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को यहाँ पे समझना है एक, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स का रेशो। अगर समझो लोग जो है वो ज्यादा करके डिमांड डिपॉजिट्स में पैसा रखेंगे और डिमांड डिपॉजिट्स में पैसा कितना रखेंगे, कम रखेंगे, मतलब सर एफडी आरडी में लोगों ने पैसा ज्यादा रखा और कासा में डिपॉजिट कितना रखा, लोगों ने पैसा कम रखा। अब इससे होता क्या है, इससे क्या है कि आपने ज्यादा पैसा कहाँ लगा दिया, एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास दे दिया। क्या बैंक उस टाइम का जो पैसा है, फिक्स टाइम का जो पैसा है, उसको लोन बांट सकता है क्या? यस, बैंक ऐसे पैसे का ज्यादा लोन बांट सकता है। तो इससे मनी सप्लाई भी कितना क्रिएट होगा, ज्यादा होगा। वही अगर समझो आपने टाइम डिपॉजिट्स में पैसा कम रखा, सारा ही पैसा आप किस में रख रहे हो, डिमांड डिपॉजिट्स में रख रहे हो, तो बैंक जो है वो आपकी लिक्विडिटी मेंटेन करने के चक्कर में क्या ज्यादा लोन बांट सकता है क्या? नहीं बांट सकता। तो इससे मनी सप्लाई भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो भी आपका
टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स का रेशियो है, अगर वो ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई भी ज्यादा होगा, अगर वो कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे अपने को दिखाई देता है। करेंसी रेशियो और मनी सप्लाई के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप अपने को दिखाई देता है, ठीक है। हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई, इसके बीच में अपने को डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देता है। रिजर्व रेशियो दैट इज स्मॉल आर, है ना, रिजर्व रेशियो के अंदर और मनी सप्लाई में अपने को इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है। ज्यादा रिजर्व रेशियो यानी कि मनी सप्लाई कम, और कम रिजर्व रेशियो यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा, इनवर्स रिलेशनशिप अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। यस, बाकी हाई पावर्ड मनी के बारे में मैंने तुमको समझाया है कि हाई पावर्ड मनी होता क्या है, ठीक है। यस, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके ऊपर अपन आते हैं कि व्हाट इज द हाउ टू कैलकुलेट द मनी सप्लाई और मॉनिटरी बेस या मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आरटीपी एमटीपी के अंदर भी, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जो भी हाई पावर्ड मनी है, इसका टोटल बनता है दैट इज करेंसी नोट्स, कॉइन्स जो भी प्रिंट की है आरबीआई ने, है ना। मिंटेड मतलब क्या, प्रिंटेड बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट। तो हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू व्हाट, करेंसी प्लस रिजर्व, यानी कि लोगों के पास कितना पैसा है प्लस लोगों ने रिजर्व कितना मेंटेन करके रखा है। ओके, रिजर्व के अंदर दो रिजर्व बनते हैं, एक होता है आपका आरआर और दूसरा होता है ईआर। आरआर मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व, ईआर मतलब एक्सेस रिजर्व। ओके, तो जो भी आपका पैसा है या तो वो आपके पास होगा, हेल्ड विद द पब्लिक होगा, या तो वो आरबीआई बैंक्स के पास में होगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, तो वो यहाँ पे आएगा। ओके, देन अपने को यहाँ पे क्या समझना है सर, एक फॉर्मूला अपने डिस्कस किया है पहले भी, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू व्हाट सर, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनिटरी बेस, है ना, या फिर अपन इसको मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी भी बोल सकते हैं क्या। यस, तो इसको अपन ने सिंप्लीफाई करने के लिए और क्या दिया सर, मनी सप्लाई मतलब क्या, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स, है ना, लोगों के पास कितना पैसा है प्लस लोगों ने कितना डिपॉजिट्स रखा है, वो क्या हो गया, मनी सप्लाई। प्लस व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, आरबीआई ने कितना पैसा छापा है, वो या तो करेंसी के फॉर्म में होगा या तो रिजर्व के फॉर्म में किसके पास होगा सर, आपकी गवर्नमेंट के पास में, आपके आरबीआई के पास में होगा। सर ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है, तो फॉर्मूला नंबर 1 और 9, इससे आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला बना सकते हो। देखो, सी प्लस आर और यहाँ पे आपका आया सी प्लस डी, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। ओके, अभी देन अपन ने क्या किया, जो मल्टीप्लाई किया किसको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भी, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/d से। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है सर, c/d प्लस d/d आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 1/d से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, c/d प्लस d/d डिवाइड बाय c/d प्लस r/d। अभी c/d क्या होता है, दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो उसको क्या अपन स्मॉल सी लिख सकते क्या, यस, है ना। और डिमांड डिपॉजिट्स डिवाइड बाय डिमांड डिपॉजिट्स बोलो तो कितना हो गया, अगेन आपका 1, डी डी कैंसिल 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट करेंसी डिपॉजिट रेशियो सी, और r/d यानी कि रिजर्व कितना मेंटेन कर रहे हो, डिपॉजिट कितना है, उससे कितना मिला आपको, दैट इज रिजर्व रेशियो, है ना। तो एक आपका नया फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर, दैट इज c+1 डिवाइडेड बाय c+r। ओके, और अगर समझो क्वेश्चन में एक्सेस रिजर्व दिया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c+1 डिवाइडेड बाय c+r+e, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यस सर, टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब क्या, पब्लिक के पास कितना पैसा है प्लस बैंक के पास में कितना पैसा है। टोटल करेंसी विद द पब्लिक मतलब लोगों के पास कितने नोट है, कितने कॉइन्स है, कितने स्मॉल कॉइन्स है, ये सब उसमें आ जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट अपने को यहाँ पे जो समझना है, दैट इज अबाउट द क्रेडिट मल्टीप्लायर। अभी क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या बता रहा है सर, देखो जितना भी पैसा बैंक के पास में डिपॉजिट के फॉर्म में आता है, बैंक उसमें से कुछ पैसा रिजर्व रखेगा और बाकी का क्या कर देगा, आपका लोन बांट देगा। तो बैंक ऐसे ही करते रहता है, 1000 रुपए किसी से आए, 10% लेट से रिजर्व रेशियो है, 10% रखेगा, 900 रुपए का लोन बांट दिया। फिर 900 जिस भी बैंक के पास में गए होंगे, जहां भी डिपॉजिट हुआ होगा, उस बैंक ने क्या किया, 10% रखा, फिर लोन बांट दिया 810 का। फिर जिसके पास 810 गए उसने 10% रखा, फिर उसने क्या कर दिया, बचे हुए पैसे का लोन बांट दिया। ये जो चक्कर है ना, ये चक्कर क्या होते रहता है, चलते ही रहता है, राइट। तो इससे क्या बोला है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पैसा ग्रो कर रहा है, किस वजह से ग्रो कर रहा है, बैंक के बांटे हुए क्रेडिट की वजह से ग्रो कर रहा है ना। तो जितना ज्यादा बैंक क्रेडिट बांटेगा उतना ज्यादा क्या होगा, पैसा मल्टीप्लाई होने वाला है, उतना ज्यादा आपका मनी सप्लाई क्रिएट होने वाला है। सर क्रेडिट मल्टीप्लायर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो भी है, उससे आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हो। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है सर, दैट इज द इनवर्स ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, सिंपल ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। इन दिस कॉन्सेप्ट वी अज्यूम हर एक बैंक क्या करता है, सिर्फ उतना ही पैसा मेंटेन करता है जितना रिक्वायर्ड रिजर्व है। कुछ भी वो लोग एक्सेस रिजर्व मेंटेन करने वाले क्या नहीं, क्योंकि एक्सेस रिजर्व मेंटेन करने से मनी सप्लाई क्या होता है, कम होता है, राइट। ये पॉइंट अपने को यहाँ से समझना है। दैट्स यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई वाला पार्ट है, वो सारे ही जो कंटेंट है वो खत्म हो जाता है ना। हर एक चीज अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक चीज का मैंने तुमको फॉर्मूला समझा है ना। बाकी अगर आपको और भी डिटेल में कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स बिल्कुल भी कमेंट कर सकते हो, वो अपन सारी चीजें जो है वो डिस्कस
कर लेंगे, है ना। दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो रहने दो, रिजर्व रेशियो रहने दो, एक्सेस रिजर्व रेशियो रहने दो, हर एक चीज। बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पे है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हमको जो है आप ये न्यूमेरिकल वीडियो दे दो, तो मैं आपको बता दूंगा। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ना जो आईसीएआई की तरफ से गलत हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा ही है कि जो यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया क्या है, the excess reserve thus created can potentially lead to an increase in money supply। मतलब जब excess reserve मेंटेन किया जाएगा, इससे आपका जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा थ्रू द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस, ऐसा इनका बोलना है। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये इंक्रीज वर्ड देना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जब एक्सेस रिजर्व मेंटेन किया जाता है तो उसकी वजह से आपका जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये अपने को यहाँ पे समझना है, राइट। यस, बाद में अपन ने समझा व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर वगैरह। ओके, यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया है जो मैंने तुमको बोला है ना। 1000 रुपए आए, फिर 900 रुपए लोन दिया, फिर 900 से 810 का लोन दिया, फिर आगे ये जो चेन है वो चलते रहेगा। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। यस, यहाँ पे आपका जो पूरा पॉइंट है वो खत्म होता है। बाकी कुछ इल्यूस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अगर आपको सॉल्व करने के लिए कुछ दिक्कत जा रही है, बिल्कुल आप मुझे बोलो, मैं आपको वीडियो उसका प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस कमेंट करना है वी वांट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ मनी सप्लाई। क्या बोलना है आपको कमेंट में? वी वांट मनी सप्लाई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यस, आप आई होप आप लोगों को ये जो सब वन शॉट रिवीजन वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार जरूर वीडियो को लाइक करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और भी रिवीजन वीडियोस के लिए, एमटीपी के सॉल्यूशंस के लिए, है ना। और साथ ही साथ एमटीपी के जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो भी आप देखो। ओके, वीडियो के कमेंट में जाके लिखो आपको जो भी लग रहा है, जो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लिखना है आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपके डाउट्स है आप बिल्कुल कमेंट में बोल सकते हो, या फिर मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी फाउंडेशन की क्लासेस लेनी है फॉर द सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, मेरा नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप हमें बिल्कुल भी कांटेक्ट करो, है ना। हम आपको जो है वो सारी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे फॉर द सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। इधर आपका सितंबर अटेम्प्ट है या फिर आपका जनवरी अटेम्प्ट है, तब भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हो, या फिर आगे जाके आपको कोई भी अटेम्प्ट देना है, मई रहने दो, जनवरी, सितंबर, जो भी अटेम्प्ट है हम आपको बिल्कुल भी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।